सोचिए, एक ऐसा दिन जब देश का बजट 75 साल पुरानी परंपरा तोड़ दे और ठीक उसी वक्त समाज में भी बड़ी उथल-पुथल मची हो। आज हम 1 फरवरी 2026 के भारत के इसी बही खाते के पन्ने पलटने वाले हैं। सबसे पहले बात बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मतलब ये एक ऐसा कदम है जो 75 साल की आर्थिक परंपरा को एक नई ही दिशा दे रहा है। लेकिन देखिए, पैसों और आंकड़ों से हटकर भी बहुत कुछ हो रहा है। देश का जो सामाजिक ताना-बाना है ना, वो एक बहुत ही उलझी हुई कहानी कह रहा है। इसमें राजनीतिक जीत भी है, तो वहीं कुछ ऐसी व्यक्तिगत त्रासदियां भी हैं जो हमें रुककर सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और फिर दुनिया के मंच पर भारत को देखें तो एक तरफ आर्थिक ताकत है, तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ तनाव। भारत इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बना रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब मिलकर देश की आखिर कैसी तस्वीर बना रहे हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसका असर सीधा हम सब पर पड़ता है, हमारी जेब पर। इस केंद्रीय बजट में ऐसा क्या खास है और इसका हमारे लिए मतलब क्या है? हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इस 2026 के बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है? क्या इससे कुछ राहत मिलने वाली है या फिर बोझ और बढ़ने वाला है? तो लीजिए, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर, 13 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा गया है। सोचिए, अगर ये हो जाता है तो ये लाखों मिडिल क्लास परिवारों के लिए कितना बड़ा बदलाव होगा। सीधी सी बात है, उनकी खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा देश में कनेक्टिविटी को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। उम्मीद है कि 300 नई ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आना जाना आसान हो जाएगा। नहीं, इससे बिजनेस और टूरिज्म के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। और जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। जो ईपीएफ की सैलरी लिमिट है ना, उसे 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो अब और ज्यादा लोग अपने रिटायरमेंट के लिए बचत कर पाएंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी है। तो अब सवाल आता है कि जेब पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा? देखिए, उम्मीद तो यह है कि सोना चांदी जैसी चीजें थोड़ी सस्ती हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ नए स्मार्टफोन्स और सिगरेट, गुटखा जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स शायद और महंगे हो जाएं। पर ये बजट सिर्फ पर्सनल खर्चों तक ही सीमित नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों के लिए बेहतर हेल्थ केयर, पीएम कुसुम योजना के जरिए किसानों के लिए ग्रीन एनर्जी और साथ ही विकसित भारत 2047 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी इसमें शामिल है। चलिए अब इस आर्थिक तस्वीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देश की सामाजिक नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो जगह है जहां तरक्की और तकलीफ की कहानियां अक्सर एक दूसरे के साथ साथ चलती दिखती हैं। तो एक तरफ तरक्की का एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। लेकिन ठीक उसी दिन एक बहुत ही दुखद कहानी भी सामने आई, मुझे न्याय दिलाना। ये राजस्थान की एक 23 साल की आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रेम बाईसा के आखिरी शब्द बताए जा रहे हैं। उनकी संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरा स्वास्थ्य की बात करें तो एक नया सर्वे एक काफी चिंताजनक तस्वीर दिखा रहा है। सर्वे के मुताबिक भारत में 76% लोग किसी ना किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो मोटापे से परेशान हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है। और पता है, यही चीज इस दिन के विरोधाभास को दिखाती है। मतलब एक तरफ 9,000 करोड़ का एक बिजनेसमैन वो निराशा में अपनी जान दे देता है और कई भयानक अपराध की खबरें आती हैं, और वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार 3 लाख आवारा कुत्तों के लिए घर बनाने की बात कर रही है। यही तो भारत की रोजमर्रा की जिंदगी की उलझी हुई सच्चाई है। अच्छा, तो देश की इस उलझी हुई अंदरूनी तस्वीर को दुनिया किस नज़र से देख रही है? चलिए अब थोड़ा ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को समझते हैं कि आखिर ये शक्ति और दबाव के बीच बैलेंस कैसे बना रहा है। देखिए, भारत की इकोनॉमिक ताकत का एक साफ संकेत है उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो $779 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। ये दुनिया भर में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल की तरह काम करता है। लेकिन इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बावजूद आसपास के इलाकों में टेंशन भी बढ़ रही है।
एक तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीधे सीधे भारत की तरफ उंगली उठा दी। इन सब घटनाओं ने भारत को एक मुश्किल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि इन तनावों के बीच भी भारत की डिप्लोमेसी रुकी नहीं, वो एक्टिव रही। वेनेजुएला, सूडान और यूरोपियन यूनियन के साथ जो बातचीत चल रही है, वो यही दिखाती है कि भारत अपने ट्रेड और बायलैटरल रिश्तों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो जब हम इस एक दिन के पूरे बही खाते को देखते हैं, इसके आंकड़े, इसकी सुर्खियां और दुनिया में चल रही चालें, तो हमें आखिर में मिलता क्या है? हमें एक ऐसे देश की तस्वीर मिलती है जो एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि एक तरफ इतने बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं और दूसरी तरफ समाज में इतनी गहरी दरारें। इन सब के बीच भारत अपने भविष्य की आखिर कौन सी कहानी लिख रहा है? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।